सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के साथ, इसी के तहत प्रांतीय विधायिका के अंतर्गत जो व्यवस्था यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए किया गया, उस सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की जरूरत को नकार रहे हैं बाबा साहब। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जरूरी नहीं, ये बात बाबा साहब कहते हैं, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए जरूरी नहीं तो उसकी जगह कौन सी व्यवस्था जरूरी है? आखिर मुसलमानों के लिए कौन सी व्यवस्था जरूरी है, इस बारे में बाबा साहब का विचार यहाँ पर आज देखने को मिलेगा। राजनीतिक जीवन का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, ये बाबा साहब बताते हैं कि राजनीतिक जीवन का सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत क्या होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में सर्वमान्य सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। आज के अम्बेडकर संदेश में इस संबंध में बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो बाबा साहब ने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कही हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 48 से लेकर आज बात करने वाले हैं पेज नंबर 51 तक। तो बिना विलंब के आज के अम्बेडकर संदेश को BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे साथियों, इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिएगा, क्योंकि इस अम्बेडकर संदेश से आपका न सिर्फ मार्गदर्शन मिलेगा बल्कि बाबा साहब के हूबहू साहित्य से आप परिचित होंगे। और साथ ही साथ जब अंत तक वीडियो को, अम्बेडकर संदेश को आप वाच करेंगे तो निश्चित ही आपका मन करेगा कि समाज को भी जागरूक किया जाए, समाज को भी ये बाबा साहब के द्वारा लिखे साहित्य को समाज तक पहुंचाया जाए। उसे तो आप शेयर करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो आइए बिना विलंब के अब हम शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडलों के लिए जो दूसरा मूल आधार बताया जा रहा है वह है कि मुसलमान अपने आप में एक संप्रदाय है। क्या मुसलमान अपने आप में एक संप्रदाय है? इस बारे में सबसे पहले बाबा साहब तथ्यात्मक बातों को रखते हैं। वे कहते हैं कि वे अन्य संप्रदायों से भिन्न है, न केवल धार्मिक दृष्टि से अपितु अपने इतिहास, अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपने पर्सनल कानूनों, अपनी सामाजिक रीति रिवाजों की दृष्टि से भी। इन पहलुओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मुसलमान अन्य संप्रदायों से भिन्न है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। उनके कारण जीवन के बारे में उनका दृष्टिकोण इतना अधिक भिन्न हो गया है कि किन्हीं साझे सामाजिक संबंधों, सहानुभूतियों तथा अथवा सुविधाओं का उन पर रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ा है। वास्तव में उनकी एक पृथक जाति है। वे अपने बारे में ऐसा सोचते हैं, भले ही वे इस देश में सदियों से रहते चले आ रहे हैं। इसी धारणा के आधार पर यह दलील दी जाती है कि यदि उन्हें अन्य संप्रदायों के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में भाग लेने के लिए विवश किया जाता है तो उसके फलस्वरूप जो राजनीतिक घुलन मिलन होगा उससे उनके संप्रदाय की विशिष्टता पर आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये सोच है मुसलमानों की कि वो भले कोई, बाबा साहब कहते हैं, सदियों से यहाँ रहते आए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा एहसास है इस बात का कि वो बिल्कुल अलग हैं, अन्य लोगों से अलग हैं, अन्य संप्रदायों से अलग हैं, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ये धारणा कहाँ तक सही तस्वीर पेश करती है उस पर मैं विचार नहीं करना चाहता। इतना कहना काफी होगा कि मेरे विचार से यह ऐसी धारणा नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि वह जीवन के प्रति ईमानदार है, लेकिन यदि जान लिया जाए कि वह सही है और ये भी मान लिया जाए कि मुस्लिम संप्रदाय की खासियत को बनाए रखना एक ऐसा आदर्श है जो इस संप्रदाय को स्वीकार्य है, तो भी हमारी समझ में नहीं आता कि इस प्रयोजन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों को क्यों आवश्यक समझा जाए। भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं और वहां साझी सरकार बनाने की बात कही जाती है। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही कनाडा और दक्षिण अफ्रीका ऐसे दो देश हैं जहां दो अलग अलग प्रजातियों के लोग साझी शासन प्रणाली की खोज कर रहे हैं। जैसे भारत में हिंदू और मुसलमान हैं, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश और डच हैं, कनाडा में अंग्रेज तथा फ्रांसीसी हैं। वे अलग अलग जातियां हैं और उनकी अपनी अलग अलग पहचान, अलग अलग संस्कृतियां हैं, परंतु इनमें से किसी ने भी कभी संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में इस आधार पर आपत्तियां नहीं उठाई कि चुनाव के लिए दो जातियों की साझेदारी की साझी व्यवस्था उनकी विशिष्टताओं को बनाए रखने के लिए हानिकर है। बाबा साहब देखिए किस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं मेरे साथी। ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर भी ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां भिन्न भिन्न जातियों के लोग संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में भाग ले रहे हैं।
भाषा लिखते हैं कि पोलैंड में पोल, रुथेनियाई, यहूदी, गोरे, रूसी, जर्मन और लिथुआनियाई हैं। लातविया में लातवियाई, रूसी, यहूदी, जर्मन, पोल, लिथुआनाई और एरुथोनियाई हैं। एस्थोनिया में जर्मन, यहूदी, स्वीड, रूसी, लातवियाई और तातारी हैं। चेकोस्लोवाकिया में चेक, चेकस्लोवाक, जर्मन, मयार, रुथेनियाई, यहूदी और पोल हैं। ऑस्ट्रिया में जर्मन, चेक और स्लोवेन है। जबकि हंगरी में हंगरियाई, जर्मन, स्लोवाक, रुथेनियाई, क्रोएशियन और सर्बियाई हैं। ये सभी समूह केवल संप्रदाय नहीं हैं, ये जातियां हैं। प्रत्येक की अपनी अपनी अलग विशिष्टता है। वे एक ही सरकार के अधीन मिलजुल कर रहती हैं। फिर भी उनमें से किसी ने भी संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में इस आधार पर आपत्ति नहीं की कि उनमें भाग लेने से उनकी विशिष्टता लुप्त हो जाएगी। इतने ढेर सारे एग्जाम्पल बाबा साहब ने यहाँ पर दिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर के एग्जाम्पल्स दिए हैं मेरे साथियों। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत में मुसलमान एक साझी सरकार के चलने से उनकी विशिष्टता खत्म हो जाएगी, उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। इस बात का बाबा साहब यहाँ पर बहुत क्लियर कट मैसेज देते हैं। कहने का तात्पर्य है एक साझी सरकार, संयुक्त निर्वाचन की बात बाबा साहब यहाँ पर कहना चाहते हैं। और पूर्व के अम्बेडकर संदेश में मैंने आपको बताया भी था, जहाँ पर बाबा साहब ने सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की जगह पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र की बात की थी। बाबा साहब कहते हैं कि पर इस तर्क की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए गैर मुस्लिम संप्रदायों का उदाहरण देना आवश्यक नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ विश्व के अन्य भागों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने कभी भी अपनी विशिष्टता बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की जरूरत महसूस नहीं की। इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह तो अन्य संप्रदायों के साथ राजनीतिक संसर्ग से लगने वाली छूत की बीमारी है। ऐसा लगता है कि इस बात का पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जहां मुसलमान अल्पसंख्या में। ऐसे अन्य देश भी हैं जहां उनकी ऐसी ही स्थिति है। अल्बानिया में मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। बल्गारिया, यूनान और रोमानिया में वे अल्पसंख्यक हैं। और यूगोस्लाविया तथा रूस में वे अति अल्प संख्या में हैं। क्या वहाँ मुस्लिम संप्रदायों ने सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की जरूरत पर बल दिया है? ये जो एग्जाम्पल भाषा दे रहे हैं ये मुस्लिम के ही एग्जाम्पल दे रहे हैं विभिन्न देशों के। राजनीतिक इतिहास के सभी अध्येता ये जानते हैं कि इन देशों के मुसलमानों ने पृथक निर्वाचक मंडलों के बिना काम चलाया है, न ही उन्हें प्रतिनिधित्व के किसी निश्चित अनुपात का आश्वासन दिया गया है। फिर भी भारत में ऐसा मतैक्य है कि भारत में अभी राजनीति में संपूर्ण धर्मनिरपेक्षता की स्थिति नहीं आ पाई है। भारत में संपूर्ण धर्मनिरपेक्षता की स्थिति नहीं आ पाई है, अतः यहाँ मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व की गारंटी मिलनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुमत के विद्वेष के कारण राजनीतिक फलक से उनका नामो निशान ही मिट जाए। दुनिया के अन्य भागों के मुस्लिम अल्पसंख्यक अपना काम इस आश्वस्त कोटे के बिना ही चला रहे हैं। इसलिए मेरे विचार में भारत में मुसलमानों द्वारा प्रस्तुत तर्क अपने लक्ष्य से काफ़ी भटक गया और मेरे विचार में उसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए बाबा साहब किस तरह से यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। भारत में अभी धर्मनिरपेक्षता की कंडीशन नहीं आई है, इस बात को बाबा साहब कहते हैं। यानी कि बाबा साहब चाहते हैं कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष रहे, धर्मनिरपेक्षता यहाँ का मूल भौतिक गुण रहे, ये बात बाबा साहब चाहते हैं। लेकिन वो स्थिति अभी नहीं आ पाई है। जब नहीं आ पाई है तो बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक फलक से उनका नामो निशान न मिट जाए, इसलिए उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मुस्लिमों को गारंटी मिलनी चाहिए। इस बात को बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों को बनाए रखने के पक्ष में तीसरा जो तर्क दिया जाता है कि इस बात का अंदेशा है कि मिले जुले निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमानों की वोट शक्ति को गैर मुस्लिम वोट शक्ति इतनी छीन कर देगी कि मिले जुले निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया ऐसा मुस्लिम प्रतिनिधि मुसलमानों का सच्चा प्रतिनिधि न होकर कमजोर प्रतिनिधि होगा और गैर मुस्लिम संप्रदायों के हाथों की कठपुतली होगा। ये आशंका सही दिख पड़ती है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु थोड़े बहुत विवेक से ये समझा जा सकता है कि यह निराधार है। यदि बहुत संख्य गैर मुस्लिम मतदाता किसी मुसलमान उम्मीदवार को चुनते हैं
तो जो परिणाम मुसलमान सोचते हैं वह सही हो सकता है यदि गैर मुस्लिम ऐसी कोई शरारत करने पर तुल जाएं, परंतु वास्तविकता यह है कि आम चुनाव के समय बहुत से गैर मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। ऐसी स्थिति में सभी गैर मुस्लिम मतदाताओं की पूरी शक्ति मुसलमान उम्मीदवारों पर केंद्रित नहीं होगी, न ही गैर मुस्लिम उम्मीदवार की पूरी शक्ति मुसलमान उम्मीदवारों पर केंद्रित करके गैर मुस्लिम मतदाताओं को अपने वोट बर्बाद करने देंगे। इसके विपरीत वे यदि सभी को नहीं तो अनेक मतदाताओं को अपने लिए जुटा लेंगे। यदि ये विश्लेषण सही है तो इसका अर्थ होगा कि बहुत कम गैर मुस्लिम मतदाता मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देने के लिए बचे रहेंगे। इस तरह मुसलमानों की यह आशंका है कि गैर मुस्लिम मतदाता बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई मुस्लिम उम्मीदवारों के विरुद्ध करेंगे, नितांत निर्मूल धारणा है। स्वयं मुसलमान भी इस बात पर यकीन नहीं करते, जैसा कि दिल्ली प्रस्तावों से प्रकट होता है। इन प्रस्तावों के अनुसार, जिनका जिक्र इस प्रतिवेदन में किया जा चुका है, मुसलमानों ने इस बारे में सहमति प्रकट की है कि वे सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों को छोड़ देंगे और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों को अपना लेंगे, बशर्ते कि सांप्रदायिक प्रांतों की उनकी मांग पूरी कर दी जाए और पंजाब तथा बंगाल में उन्हें मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के बारे में कतिपय अन्य रियायतें दे दी जाए। अब यदि मान लिया जाए कि इन सांप्रदायिक प्रांतों का अपने से बाहर कोई मतलब नहीं है और हमें यही धारणा बनानी होगी, तो यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रांत में मुसलमान अल्पसंख्यक इस प्रकार के संरक्षण से संतुष्ट होंगे जिसे वे संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सवाल यह है कि सांप्रदायिक प्रांतों को जोड़े बिना संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र पर्याप्त क्यों नहीं होने चाहिए, जब उनके बारे में कहा जाता है कि सांप्रदायिक प्रांतों को जोड़ने से वे पर्याप्त होंगे। चलिए इस बात को छोड़ भी दें तो यदि इस मुस्लिम दृष्टिकोण में कोई सार है कि वोटों का काटा जाना ऐसी बुराई है जो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली से स्वयं चिमड़ जाती है, तो मेरे विचार में उसका इलाज सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों को बनाए रखना नहीं है। उसका इलाज है कि वयस्क मताधिकार को लागू करके मुस्लिम निर्वाचकों की संख्या को यथासंभव पूर्णतम क्षमता तक बढ़ाया जाए। इसका प्रभाव यह होगा कि मुस्लिम संप्रदाय की मतदाता संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी। उससे गैर मुस्लिम वोटों के मिश्रण से संभावित दलीकरण का दुष्प्रभाव नहीं हो पाएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने कहा है कि मुस्लिमों की जो समस्या है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल नहीं है। समस्या का हल सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल नहीं है। अगर वास्तव में सही मायने में मुस्लिमों की समस्या को हल करना चाहते हैं तो वयस्क मताधिकार होना चाहिए, और वयस्क मताधिकार अभी मुस्लिमों को नहीं है, पर्याप्त संख्या में नहीं है। और जब वयस्क मताधिकार समान रूप से लागू हो जाएगा, हर वर्ग के लिए लागू हो जाएगा, तो मुस्लिमों का भी वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे उन समस्याओं का जिनका यहाँ जिक्र किया जा रहा है उसका हल हो जाएगा। तो सकते हैं इन तथ्यों से पता चलता है कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों का समर्थन किसी भी युक्त संगत आधार पर सही नहीं उतरता। इसका आधार केवल भावुकता है और भावना है। मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भावना और भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं ये भली बात समझता हूँ कि सरकार के प्रति आस्था विश्वास पर टिकी होती है और विश्वास का मूल है भावना। ऐसी आस्था को प्राप्त किया जाए यदि उसे राज्य व्यवस्था को हानि पहुंचाए बिना प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बुनियादी तौर पर इतना गलत है कि उसके मामले में भावना के वशीभूत हो जाना, बुराई को अमर करना होगा। उसके विरोधी भी इस प्रणाली के मूल दोष को नहीं देख पाए हैं, लेकिन इसमें मूल दोष यह उस हर व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा जो उसके कार्यान्वयन की ओर ध्यान देगा। ये स्पष्ट है कि मुस्लिम प्रतिनिधि गैर मुस्लिमों के लिए कानून बनाते हैं। वे गैर मुस्लिमों से एकत्रित राजस्व का निपटारा करते हैं। वे गैर मुस्लिमों के लिए शिक्षा नीति का निर्धारण करते हैं। वे ये तय करते हैं कि गैर मुस्लिम कौन सा कितना कर प्रदान करें। ये वे कुछ अति महत्वपूर्ण फैसले हैं जो मुसलमान विधायक करते हैं और उनके द्वारा गैर मुस्लिमों के हित को प्रभावित करते हैं। एक सवाल उठाया जा सकता है कि किस आधार से वे ऐसा करते हैं। ध्यान रहे कि इसका जवाब ये नहीं है कि गैर मुस्लिमों के प्रतिनिधि चुने जाने के अधिकार से वे ऐसा करते हैं। उत्तर है मुस्लिमों के प्रतिनिधि चुने जाने के अधिकार से। मुस्लिमों के प्रतिनिधि चुने जाने के अधिकार से बादशाह कहते हैं कि राजनीतिक जीवन का ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि शासन शासित वर्ग की सहमति से ही होना चाहिए। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, बहुत बड़ी बात बादशाह कहते हैं। शासन प्रशासन के संबंध में यदि आप सोच रखते हैं, शासन प्रशासन के बारे में समझ है, तो निश्चित तौर पर ये बाबा साहब का कोटेशन
बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अहमियत रखता है। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक जीवन का यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि शासन शासित वर्ग की सहमति से ही होना चाहिए। शासन शासित वर्ग की सहमति से ही होना चाहिए। ऊपर मैंने किस आधार पर कहा है कि सांप्रदायिक निवाचक मंडल उस सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। आधार यह है कि यह सहमत के बिना शासन है। यह राजनीतिक न्याय के समूचे विवेक के प्रतिकूल है कि ऐसी प्रणाली का अनुमोदन किया जाए जो एक समुदाय के लोगों को यह अनुमति देती है कि वे स्वयं को दूसरे समुदाय के मताधिकार के आगे समर्पित किए बिना उन पर शासन करें। यदि जैसा कि मुसलमान कहते हैं कि उनकी एक विशिष्ट जाति है और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में अन्य जातियों के दृष्टिकोण से भारी अंतर है, तो प्रणाली में निहित खतरा इतना भयानक हो जाता है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न, राजनीतिक जीवन का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? बाबा साहब ने सर्वमान्य सिद्धांत क्या बताया है राजनीतिक जीवन का? आज के अम्बेडकर संदेश का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका कमेंट सेक्शन में जवाब मेरे साथियों जरूर दीजिएगा। इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी शेयर कीजिए, ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है। और आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं रोकना चाहेंगे क्योंकि अम्बेडकर संदेश लंबा हो चला है। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।